बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से हो रही होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ फ़र्क आ जाता है। जिस तरह का प्रोक्योरमेंट मैनेजर होगा वो उसी तरह की प्रोक्योरमेंट करेगा, और ये डिपेंड करता है प्रोक्योरमेंट मैनेजर पर या फिर मालिक पर। जो भी उनकी पॉलिसी होगी, स्ट्रेटजी होगी, जो प्लानिंग होगी, उसके हिसाब से वो अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो इम्पोर्ट 1 थी उसमें कहा था कि प्रोक्योरमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, जबकि इम्पोर्ट के लिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है, प्रोसीजर होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इम्पोर्ट के अंदर, उन्होंने अपने अपने मैनुअल बनाए होते हैं, SOP और रिटन प्रोसीजर रखे होते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए इम्पोर्ट होती है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता, यानी एक ही स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसके तहत इम्पोर्ट होती है। लेकिन प्रोक्योरमेंट इससे डिफरेंट है। प्रोक्योरमेंट जिस तरह का मैनेजर होगा, जिस तरह की कंपनी होगी, वैसे होगी। इसको मैं इस तरह से आपको समझा सकता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में था, मैंने कोई 5 साल वहाँ सर्व किया, तो वहाँ पर 4 डिफरेंट तरीक़ों से प्रोक्योरमेंट हो रही थी। नंबर 1, वहाँ पर HEC की फंडिंग होती थी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जहाँ पे हायर एजुकेशन फंडिंग करती थी, तो वो प्रोक्योरमेंट जो हायर एजुकेशन की फंडिंग से होती थी उसके लिए अलहदा सिस्टम था, जिसको PPRA का सिस्टम कहा जाता है। पेपरा रूल्स के तहत वो प्रोक्योरमेंट होती थी, और उस प्रोक्योरमेंट का सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता था, उसको संभाला जाता था, क्योंकि जब भी HEC ऑडिट करती थी तो वो रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। और वो सारी प्रोक्योरमेंट जो है वो पेपरा रूल्स के तहत होती थी। अब पेपरा के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशन है, तो वो जो भी रिटन रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते थे, और उस प्रोक्योरमेंट को जो उनकी फंडिंग होती थी उसके हिसाब से किया जाता था। नंबर 2, कुछ फंडिंग USAID की तरफ से होती थी। तो USAID अपनी पॉलिसी देती थी कि आपने जो भी हमारी फंडिंग पर प्रोक्योरमेंट करनी है वो इस पॉलिसी के तहत होनी चाहिए, तो उसका भी ऑडिट होता था। तो वो सेपरेट उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, और उसको केयरफुली उन्हीं रूल्स के तहत प्रोक्योर किया जाता था उन चीज़ों को जिसके पीछे USAID की फंडिंग होती थी। अब उसके बाद कुछ फंडिंग यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी जो हैं वो करते थे। वो प्रोक्योरमेंट कुछ चीज़ें होती थी, और वो जो नॉर्मल मार्केट के गुड प्रैक्टिसेस हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, उनके तहत होती थी। तो वहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन होती थी, वहाँ पर इजीली प्रोक्योरमेंट के जो गुड प्रैक्टिसेस रूल्स हैं उनको फॉलो कर लिया जाता था। लेकिन उसके लिए भी एक पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने बना रखी थी कि ये गुड प्रैक्टिसेस हैं प्रोक्योरमेंट की, तो आपने इसको फॉलो करते हुए प्रोक्योरमेंट को करना है। अब ये जो गुड प्रैक्टिसेस थी प्रोक्योरमेंट की, जो उन्होंने पॉलिसी बना रखी थी, उसमें फिर 2 तरह की प्रोक्योरमेंट होती थी। नंबर 1, वो प्रोक्योरमेंट होती थी जो कि VC और हायर मैनेजमेंट की तरफ से रिकमेंडेड थी, जिसमें कि डीन्स आते थे, फैकल्टी के हेड आते थे, और डिपार्टमेंटल हेड आते थे। अब जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते थे वो ये समझते थे कि ये हमारा बजट है, हम इसके मालिक हैं, तो हमने जो परचेज़ करनी है, जो प्रोक्योरमेंट करनी है अपनी रिक्वायरमेंट गुड्स की, तो ये हमारा बजट है, तो हमें अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम इसको फाइनलाइज करें कि किस वेंडर से कौन सी चीज़ लेनी है, और उसके बाद सब कुछ करके हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को दे दें कि भाई ये वेंडर है, ये आइटम है, तो आप इससे परचेज़ कर लो। अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की ये मजबूरी होती थी कि वो फैकल्टी वालों को नाराज़ नहीं कर सकता था। अब किसी डीन को या किसी डिपार्टमेंट के हेड को नाराज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस तरह से कुछ होता तो वो सेशन को थोड़ा लेट कर देते। जैसे वो ये थ्रेट देते कि भाई अगर आप इसको अभी नहीं करोगे, आज या कल के दिन में प्रोक्योर नहीं करोगे, तो ये सेशन जो है ना 3 दिन लेट हो जाएगा, तो फिर जो भी शामत आएगी वो आप लोगों की आएगी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो जो सेशन लेट होने का मतलब है कि अगर 3 दिन सेशन आगे चला गया तो स्टूडेंट को 3 दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस, स्टूडेंट के स्टे करने के एक्सपेंस, और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती थी। तो इसका मतलब है कि वो जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अपने एंड पे कॉस्ट सेविंग के चक्कर में कहता है कि जी हम इसके प्रॉपर कोटेशन लेंगे, टाइम लगेगा, फिर प्रोक्योर करेंगे, तो वो अगर कुछ हज़ार की या 1 लाख की सेविंग करता है, तो दूसरी साइड पे स्टूडेंट का सेशन लेट होने की वजह से जो यूनिवर्सिटी को लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा होता था। तो अब इस तरह के थ्रेट में फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एग्री कर जाता था कि ठीक है सर, जो आप कहते हैं आप बता दें किससे क्या लेना है, तो हम वो आपको परचेज़ कर देते हैं, लेकिन
अपनी वर्किंग हम उसके साथ बाद में करके अटैच कर देंगे। तो अब जो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट होती थी, एक तो वो इस तरह के थ्रेट के अंदर होती थी, और उसके बाद फिर छोटी मोटी जनरल प्रोक्योरमेंट जो होती थी वो नॉर्मली जो सिलसिला चल रहा होता है कि जी कोटेशनें ले लें, उसमें से जो लोएस्ट है उसको ऑर्डर कर दें, तो वो उसके तहत हो रही होती थी और उसी का ऑडिट होता था। यानी ये 20-80-20 का जो रूल है कि जो 80% प्रोक्योरमेंट होती थी जिसके ऊपर हैवी अमाउंट खर्च हो रही होती थी, वो डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेड वेंडर होते थे कि भाई ये हमारी आइटम है, इस वेंडर से उठा लो और बाकी जो आपने प्रोसेस करना है आप खुद ही करते रहो। और जो 20% अमाउंट की लाजदार छोटी छोटी आइटम होती थी वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता था कि यार बस कर लेना, जल्दी कर देना, बहरहाल 1, 2, 4, 10 दिन लगा लो, तो लगा के तो हमें ये आइटम भिजवा दो। और उसी का ऑडिट होता था, उसी के लिए सारे लोग सुबह से शाम भाग दौड़ कर रहे होते थे और बाकी 80% प्रोक्योरमेंट जो है वो हायर मैनेजमेंट की तरफ से फिक्स्ड होती है। तो अब ये जो डिफरेंट मेथड चल रहे, तो अब यहाँ पर कोई भी बंदा जो प्रोक्योरमेंट में नया आएगा किसी भी दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, छोटी ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी उसका एक्सपीरियंस होगा, जो उसने पीछे सीखा होगा, तो जब वो उसके तहत चलना चाहेगा तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आएगी। तो वो कहेगा यार ये यहाँ पर क्या हो रहा। तो जो भी यहाँ पर होता था वो वहाँ के फिक्स असूल होते थे कि भाई ये यूएसएड की फंडिंग है, इसको आपने इस पॉलिसी के तहत करना है, ये एचईसी की फंडिंग है तो इसको आपने इस हिसाब से करना है, और इसके रिकॉर्ड को क्रिटिकली केयर करनी है, सेफ रखना है और हिफाजत करनी है रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड अप टू डेट ऐसे होना चाहिए कि जो पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है ऐसे वो हर चीज़ें एक दूसरे से मैच होनी चाहिए कि ऑडिटर कोई ऑब्जेक्शन ना लगा सके। और उसके बाद फिर जो लोकल यूनिवर्सिटी की अपनी बाइंग थी जिस पे ट्रस्टीज़ की फंडिंग होती थी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की फंडिंग होती थी, तो वो फिर नॉर्मली कुछ चीज़ें फैकल्टी की रिकमेंडेशन पे परचेज़ कर ली जाती थी और कुछ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट खुद कर लेता था। इस तरह से 4 डिफरेंट किस्म के सिस्टम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते थे। और इसी तरह से जब भी कोई वहाँ से प्रोक्योरमेंट का बंदा छोड़ के किसी और जगह जाएगा तो उसको वहाँ पे फिर एक और सिस्टम मिलेगा जो उनका अपना होगा कि जी इस तरह से प्रोक्योरमेंट करनी है या ये यहाँ का तरीका है। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट में कोई स्टैंडर्ड ऐसा रिटन प्रोसीजर नहीं होता। अगर रिटन मैनुअल हो भी तो वो उनका अपना सेल्फ रिटन होता है कि हमारी ये पॉलिसी है तो हम इस पॉलिसी के तैयार करेंगे। तो वो पॉलिसी सब लोगों की इकट्ठी पॉलिसी नहीं होती। हाँ, सिस्टम में एक तो जनरल सा तरीका यही होता है कि स्टोर से रिक्वेजिशन आती है या डिमांड आती है, उसके बाद उस पर कोटेशन ली जाती हैं डिफरेंट वेंडर से, उनका प्राइस कंपैरिजन होता है, फिर जो लोएस्ट हो उसको ऑर्डर कर दिया जाता है, सप्लाई आती है और पेमेंट वेंडर को करा देता है। ये एक स्टैंडर्ड वे है प्रोक्योरमेंट का जो हर जगह पे फॉलो किया जाता है। लेकिन इस स्टैंडर्ड वे को करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं इसके दरमियान में, जो कि पॉलिसी के अंदर लिखे होते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है। तो ये जो स्टैंडर्ड वे चल रहा है कि आपने यहाँ से यहाँ तक किस तरह से जाना है, तो वो मैनुअल के अंदर लिखा होता है और वो मैनुअल डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।